व्याकरण शिक्षण में आप सभी का स्वागत। व्याकरण के अंतर्गत अब तक मैंने संधि की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ, परिभाषा, संधियों के मुख्य भेद तथा स्वर संधि के भेदों में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपके समक्ष यण संधि को प्रस्तुत करने चल रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें। यण संधि यह स्वर संधि का एक भेद है। यण प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत य व र ल ये 4 वर्ण आते हैं। स्थानीय के स्थान पर यही आदेश होते हैं। इसीलिए इनका नाम, इस संधि का नाम यण संधि पड़ा। यण संधि का सूत्र है इको यणच इकः स्थाने यण स्यादच संहितायाम विषय। कहने का तात्पर्य है इक के स्थान में यण हो जाए, अच माने स्वर परे रहते। कहने का तात्पर्य है यदि इक वर्णों के बाद अच है अर्थात स्वर आए तो इक वर्णों के स्थान पे क्रमशः य व र ल हो जाए। इक वर्ण जो ई उ री री हैं इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाए। कब? जब इक वर्णों के बाद असमान स्वर है अर्थात ई के बाद कोई असमान स्वर, ई के अतिरिक्त कोई स्वर आता है तो ई के स्थान में य, उ के बाद कोई उ के अतिरिक्त कोई स्वर आए तो उ के स्थान में व, री के बाद री के अतिरिक्त कोई स्वर आए तो री के स्थान में र, री के बाद री के अतिरिक्त कोई स्वर आए तो री के स्थान में ल हो जाता है। देखें, इसका एक सामान्य जो नियम उसको देखें। इक, ई उ री री, इनको इक कहते हैं। इक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। इक के बाद कोई भिन्न असमान स्वर आए अर्थात इक वर्ण जो है उनके बाद उसके अतिरिक्त कोई स्वर आता है तो इक वर्णों के स्थान में क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। इस नियम को मैंने कुछ उप नियमों में विभाजित किया है जिससे आपको समझने में सुविधा हो। आप देखें, पहला उपनियम यह कहता है, इको यणच सूत्र की भी व्याख्या है कि ई या ई के बाद माने छोटी ई हो चाहे बड़ी ही हो, इसके बाद यदि ई या ई के अतिरिक्त स्वर आए, असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान में यह हो जाता है। यह जैसे यहाँ कहे ई के स्थान में यह, उ के स्थान में व, री के स्थान में र, री के स्थान में ल हो जाता है। कब? इनके बाद अगर कोई स्वर्ण आता है जो इनसे भिन्न हो। उसी की व्याख्या है यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान में यह हो जाता है। जैसे प्रतिधन एकम में यहाँ प्रति, यहाँ त के बाद ई है, तकारोत्तरवर्ती इकार है, उसके बाद एकम का ए है, असमान स्वर है, ई के अतिरिक्त स्वर आ रहा है तो यहाँ ई के स्थान में यह हो गया तो बना प्रत या एकम। तो यहाँ जो बाद वाला जब एक साथ मिलाएंगे तो एकम का ए यस मिल गया और पूरे को मिला देंगे तो बनेगा प्रत्येकम। प्रतिधन एकम प्रत्येकम। यह जो प्रत्य है ये भी आधा है, ये भी आधा है, इसमें स्वर नहीं है, लेकिन यह में एकम का ए मिल गया, स्वर मिल गया तो पूरा हो गया और इतना आधा ही है। यह और यह बराबर ही है, माने आधा त, चाहे ऐसे लिखें चाहे आधा, माने जितने व्यंजन होते हैं
स्वर निकाल देते हैं तो आधे ही होते हैं, अर्धमात्रा के बोधक होते हैं। तो जो बॉक्स में लिखी गई चीज़ें हैं यह केवल समझने के लिए हैं, परीक्षा में नहीं लिखी जाएगी। परीक्षा में यदि पूछा जाए प्रतिधन एकम में संध कीजिए तो आप लिखेंगे प्रतिधन एकम बराबर प्रत्येकम। यदि परीक्षा में आता है प्रत्येकम में संध विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे प्रत्येकम बराबर प्रतिधन एकम। इसी तरह से प्रतिधन अक्षम प्रत्यक्षम, यहाँ तक के बाद ई है, उसके बाद अक्षम का असमान स्वर ई के अतिरिक्त स्वर आ रहा है, इसलिए इस ई के स्थान में यह हो गया। और आपने इसको देख लें एक बार, हमें लगता है न देख पाए होंगे। प्रतिधन एकम, यहाँ त के बाद ई है, उसके बाद एकम का ए आ रहा है। अब इको यणच सूत्र कहता है ई के बाद ई के अतिरिक्त कोई स्वर आता है तो ई के स्थान में यह हो जाए। यहाँ ई के अतिरिक्त ए आ रहा है तो ई के स्थान में यह हो गया। एक साथ मिला दिए तो एकम का ए यह से मिल गया और त आधा है ही, एक साथ मिले प्रत्येकम। इसी प्रकार प्रतिधन अक्षम है, प्रत्यय के बाद ई है, उसके बाद अक्षम का आ रहा है जो ई के अतिरिक्त स्वर है, इसलिए ई के स्थान में यह हो गया। तो एक साथ मिलाएंगे तो अक्षम का अ यह से मिल गया, पूर्ण हो गया और त आधा है ही, तो एक साथ मिल करके बना प्रत्यक्षम। प्रतिधन अक्षम प्रत्यक्षम। अगर आए प्रतिधन अक्षम में संध कीजिए तो आप लिखेंगे प्रतिधन अक्षम बराबर प्रत्यक्षम। यदि आए प्रत्यक्षम में विच्छेद कीजिए तो लिखें प्रत्यक्षम बराबर प्रतिधन अक्षम। इसी प्रकार से परिधनावरणम पर्यावरणम रूप भी बनता है। पर्यावरणम ई के स्थान में पर ई के स्थान में यह हो जाता है और रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। अब आप पर्यावरणम देखा, अब इसके बाद आप आ जाएं और देखें नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, यदि उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए, उ या उ के अतिरिक्त कोई स्वर आए तो उ या उ को वह हो जाता है। यहाँ उ या उ के स्थान में वह होता है कब? कहते हैं जब उ या उ के बाद असमान स्वर, उ या उ के अतिरिक्त कोई स्वर आता है तो उनके स्थान पर वह हो जाता है। जैसे सूधन आगतम, यहाँ सकारोत्तरवर्ती उकार है, उसके बाद आगतम का अ है। यहाँ उ के बाद आगतम का असमान स्वर है, इसलिए उ के स्थान में वह हो गया। तो एक साथ मिलाने पर आगतम का आ व से मिल गया और स आधा है ही, एक साथ मिला दिए तो बना स्वागतम। सूधन आगतम बराबर स्वागतम। परीक्षा में यदि आए सूधन आगतम में संध विच्छेद संध कीजिए तो आप लिखेंगे सूधन आगतम बराबर स्वागतम। यदि आए कि स्वागतम में विच्छेद कीजिए तो हो जाएगा सूधन आगतम, स्वागतम बराबर सूधन आगतम। संध करने के लिए आए तो सूधन आगतम में संध करने के लिए आए तो सूधन आगतम बराबर स्वागतम। विच्छेद आए तो स्वागतम बराबर सूधन आगतम। ये बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं, इनको परीक्षा में नहीं लिखना है। इसी तरह से है मधुधन अरिह, यह धकार उत्तरवर्ती उकार है, ढ के बाद उ है, उसके बाद अरिह का अ आ रहा है। तू के बाद असमान स्वर है, इसलिए उ के स्थान में वह हो गया इको यणच सूत्र से। इसके बाद एक साथ मिला तो अरि का अ व में मिल गया और ध पहले से आधा एक साथ मिलकर बना मध्वरि। मध्वन अरि बराबर मध्वरि है। इसी तरह से अनुधन एषणा, यहाँ अनुधन एषणम अन्वेषणम बनता है। अब हम आते हैं अगले उपनियम पर। आप देखें उपनियम नंबर 3। यह नियम कहता है, कोई अणच सूत्र की ही व्याख्या है कि यदि री या री के बाद कोई असमान स्वर भिन्न स्वर आए, री या री के अतिरिक्त कोई स्वर आए तो री या री के स्थान में र हो जाता है। पितृधन आदेशः, यहाँ पितृ तकारोत्तरवर्ती ऋकार है, उसके बाद आदेशः कया है। यहाँ
त के बाद वाला री है, उसके बाद आदेशः का आ समान स्वर है, इसलिए इको यणच सूत्र से री के स्थान में र हो गया। और एक साथ मिलाने पर आदेशः का आ र में मिल गया और त पहले से त आधा है ही, त र मिल करके त्र बनता है, त और र मिल करके त्र बन जाता है। और उस त्र आधा है, उस त्र में आदेशः का मिल गया, बना पित्रादेशः, पितृधन आदेशः बराबर पित्तादेशः। और इस परीक्षा में पूछा जाता पितृधन आदेशः में संध कीजिए, तो आप लिखेंगे पितृधन आदेशः बराबर पित्तादेशः। यदि पित्रादेशः में विच्छेद लिखने के लिए आए तो आप लिखेंगे पित्रादेशः बराबर पितृधन आदेशः। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं, परीक्षा में इसको नहीं लिखना है। इसी तरह से है मातृधन ए, मातृता के बाद वाला री है, उसके बाद ए असमान स्वर है, इसलिए री के स्थान में र हो गया। और तर मिल कर के त्र बना और ए आ कर के त्र में मिल गया, बना मात्रे। मातृधन ए बराबर मात्रे, मात्रे में विच्छेद आए तो मात्रे बराबर मातृधन ए। अब आप आइए चौथे और अंतिम उपनियम पर। यह देखिए, चौथा उपनियम कहता है, जो कि इको यणच की ही व्याख्या है, यदि लृ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, असमान स्वर आए, तो लृ के स्थान में ल हो जाता है। जैसे लृ के बाद लृ धन अकार है, लृ के बाद अकार का अ है, तो लृ के स्थान में इको यणच सूत्र से लृ के बाद असमान स्वर आ रहा अकार का अ, तो लृ के स्थान में ल हो गया। एक साथ मिला तो अकारः का लब मिल गया, बना लकारः, लृ धन अकारः बराबर लकारः। अगर आए लृ धन अकारः में संध कीजिए तो आप लिखेंगे लृ धन अकारः बराबर लकारः। लकारः में विच्छेद कीजिए तो लकारः बराबर लृ धन अकारः। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए है। इसी तरह से यदि आए लृ धन आकृति है तो आप लिखेंगे लृ के बाद आकृति का असमान स्वर है, इसलिए लि के स्थान में ल हो गया। एक साथ मिला दिए तो आकृति का ल से मिल गया, बना लाकृति, लृ धन आकृति बराबर लाकृति। विच्छेद आए तो लाकृति बराबर लृ धन आकृति। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। इस तरह से आज हमने यण संधि पर चर्चा की। इसके बाद अगले वीडियो में अगली अयाद संधि को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।